Hello everyone, today we are going to discuss paper code BCOC 132 Business Organization and Management। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट, आप इस पर चले जाएंगे। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। आपका जो भी पेपर कोड होगा आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे, आपको क्या यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वेबसाइट से अगर गेस्ट पेपर नहीं परचेज हो पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। आप हमें इस पर मैसेज करके क्या है गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इनोवेशन? एक्सप्लेन द टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं और क्या प्रोसेस होता है। सो इनोवेशन मीन्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज, मेथड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट क्रिएट वैल्यू एंड इम्प्रूव एग्जिस्टिंग सिस्टम। इनोवेशन का मतलब होता है कि अगर हम नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नए मेथड्स, नए प्रोडक्ट्स, नए सर्विसेज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि आपका क्या है वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने हैं। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इन्वेंटिंग समथिंग कम्प्लीटली न्यू बट ऑल्सो अबाउट इम्प्रूविंग वॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट। इनोवेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम कुछ नया इन्वेंट करें, बल्कि अगर हम किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं, यानी कि जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो भी क्या होता है, इनोवेशन होता है। इनोवेशन हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, एफिशिएंसी इंक्रीज हो और वो जितने भी उनके कस्टमर्स की नीड है, चेंजिंग नीड, वो मीट कर पाए। सो सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो इनोवेशन का मतलब होता है कि हम कुछ नया कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं एक यूजफुल वे में। सो टाइप्स ऑफ इनोवेशन, सो इनोवेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स नेचर एंड इम्पैक्ट। इनोवेशन को क्या है, हम अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर एंड इम्पैक्ट। प्रोडक्ट इनोवेशन, सो ये जो टाइप का इनोवेशन होता है ये आपका फोकस करता है नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कोई नए फीचर्स ऐड कर देते हैं मोबाइल फ़ोन्स में, या फिर हम क्वालिटी जो है पैकेज फूड प्रोडक्ट्स की उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। सेकेंड इज प्रोसेस इनोवेशन। प्रोसेस इनोवेशन का मतलब होता है कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं कि वर्क को कैसे किया जाता है। ये आपका इंक्लूड करता है कि जो हम नए प्रोडक्शन टेक्निक्स लाते हैं, ऑटोमेशन होते हैं या फिर बेटर डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं जो कि आपके कॉस्ट और टाइम को सेव करती हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करती हैं और टाइम को सेव करती हैं। थर्ड इज इंक्रीमेंटल इनोवेशन। सो आपका इंक्रीमेंटल इनोवेशन होता है, ये आपका इन्वॉल्व करता है स्मॉल एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, यानी कि अगर हम कुछ छोटे और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स करते जा रहे हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में, वो आपका क्या है, इंक्रीमेंटल इनोवेशन के अंदर आता है। ये जो आपके चेंजेस होते हैं ये आपके लो रिस्क होते हैं और ये रेगुलरली होते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बैटरी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं या फिर कस्टमर सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। रेडिकल इनोवेशन, सो आपका रेडिकल इनोवेशन होता है, ये आपका क्या है, मेजर चेंजेस लाता है और नए कंप्लीटली क्या है, ये नए प्रोडक्ट्स और आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करता है। ये आपको ऑफन चेंज करता है मार्केट्स को और कस्टमर के बिहेवियर को, जैसे कि इन्वेंशन हो गया इंटरनेट का या फिर स्मार्टफोन्स का। बिजनेस मॉडल इनोवेशन, ये जो टाइप होता है आपको ये फोकस करता है कि कैसे हम एक बिजनेस जो अर्न करता है मनी उसको चेंज करते हैं, द वे बिजनेस अर्न्स मनी। सो सच एज ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हो गए या फिर ऐप बेस्ड सर्विसेज हो गई। नाउ प्रोसेस ऑफ इनोवेशन, सो जो इनोवेशन होता है वो प्रोसेस क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है जिससे हम आइडियाज़ को यूजफुल आउटकम्स में टर्न करते हैं। जो मेन स्टेप्स होते हैं इसके, फर्स्ट होता है आपका आइडिया जनरेशन। जो प्रोसेस होता है ये आपका स्टार्ट होता है कि हम आइडिया को जनरेट कर रहे हैं क्रिएटिविटी के थ्रू, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिसर्च, कस्टमर फीडबैक या फिर ऑब्जर्विंग प्रॉब्लम्स के थ्रू। आइडिया इवैल्यूएशन, सो सारे ही आइडियाज़ क्या है यूजफुल नहीं होते। इस स्टेप में क्या है, आइडियाज़ को एनालाइज किया जाता है बेस्ड ऑन फीजिबिलिटी हो गया, कॉस्ट हो गए, बेनिफिट्स हो गए, मार्केट की डिमांड हो गई। सो जो बेस्ट आइडियाज़ होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। डेवलपमेंट, सो जितने भी सिलेक्टेड आपके आइडियाज़ होते हैं उनको डिज़ाइंस, मॉडल्स और प्रोटोटाइप में कन्वर्ट किया जाता है। टेस्टिंग की जाती है ताकि हम परफॉर्मेंस को चेक कर सकें और रिलायबिलिटी को चेक कर सकें। इम्प्लीमेंटेशन, फिर जब सक्सेसफुल टेस्टिंग हो जाता है तो आइडिया को प्रैक्टिस में लाया जाता है। सो जो प्रोडक्ट और प्रोसेस होता है उसको लॉन्च किया जाता है मार्केट और ऑर्गेनाइजेशन में। रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट, जो आपका फीडबैक क्या है कलेक्ट किया जाता है यूजर्स से और इम्प्रूवमेंट्स को किया जाता है ताकि इंश्योर करें लॉन्ग टर्म सक्सेस को।
कंक्लूजन, तो जो आपका इनोवेशन होता है बहुत ही असेंशियल होता है ग्रोथ के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए। सो जब हम इसके टाइप्स को अंडरस्टैंड करते हैं और एक प्रॉपर इनोवेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेटर प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं, एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं और कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं इफेक्टिवली। सो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके क्या अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर इन अ प्लान्ड वे टू अचीव कॉमन गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है आपका, ये ग्रुप ऑफ पीपल होती है जो कि साथ में काम कर रहे होते हैं एक प्लान्ड वे में, ताकि वो कॉमन गोल्स को अचीव कर सके। ये आपका क्या है, ह्यूमन इफेक्ट्स को साथ में लाता है, रिसोर्सेज और एक्टिविटीज को साथ में लाता है, ताकि वो गुड्स और सर्विसेज को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सके। अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका क्या है, एक क्लियर पर्पस होता है, जैसे कि प्रॉफिट को अर्न करना, सर्विसेज को प्रोवाइड करना और सोसाइटी को सर्व करना। So an organization defines who will do what, who will report to whom and how work will be coordinated. Organization क्या है आपकी डिफाइन करती है कि कौन क्या काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कैसे काम को कोऑर्डिनेट किया जाएगा। तो ये आपका हेल्प करता है वर्क को डिवाइड करने में इनटू स्मॉलर टास्क, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी। तो जो आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, बैंक्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, ये आपके एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनाइजेशंस के। एक जो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है वह हेल्प करता है स्मूथ फंक्शनिंग में, बेटर कम्युनिकेशन में और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में। नाउ वी विल लुक एट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस that adopt different structures depending on their size, nature, work and objectives. यानी कि जो आपकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स को अडॉप्ट करती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर साइज हो गया, उनका क्या नेचर है वर्क का, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो द मेन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट वन इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपका, सबसे सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, अथॉरिटी आपकी एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो सारे एम्प्लॉय होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओनली टू वन सुपीरियर। डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, सेंट्रलाइज्ड होती है एट द टॉप। ये बहुत ही ईजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए और मैनेज करने के लिए। इसके मेरिट्स होती हैं कि बहुत ही सिंपल होता है, क्लियर अथॉरिटी होती है, क्विक डिसीजन होते हैं। इसका डिमेरिट होता है कि बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्कलोड हो जाता है मैनेजर्स पे और लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन होती है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तो जो आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें क्या होता है, एक्टिविटीज़ आपकी ग्रुप होती है अकॉर्डिंग द फंक्शन, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए। सो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो आपके क्या है, एक फंक्शनल एक्सपर्ट के द्वारा हेड किए जाते हैं। एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस रिसीव होती है फ्रॉम द स्पेशलिस्ट। इसके मेरिट्स आपके होते हैं, स्पेशलाइजेशन होता है, एफिशिएंसी होती है, एक्सपर्ट सुपरविजन होता है। डीमेरिट्स आपके क्या होते हैं कि कन्फ्यूजन होती है मल्टीपल बॉसेस के वजह से और स्लो डिसीजन मेकिंग होता है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका ये स्ट्रक्चर होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन का और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। लाइन मैनेजर्स क्या होते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो डिसीजन बनाए। स्टाफ के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो एडवाइस और सपोर्ट को प्रोवाइड करते हैं। इसके मेरिट्स होते हैं, इसमें एक्सपर्ट एडवाइस होती है, बेटर डिसीजन होता है, इसमें बर्डन रिड्यूस होता है लाइन मैनेजर्स पे। इसके डिमेरिट्स होते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लाइन और स्टाफ के बीच में और हायर कॉस्ट होती है। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यहाँ पे क्या है, एंटरप्राइज को डिवाइड किया जाता है यूनिट्स में, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स, रीजन्स और कस्टमर्स। सो जितने भी डिविजन होते हैं वो सेपरेट यूनिट की तरह काम करते हैं अपने डिपार्टमेंट्स के साथ। सो सूटेबल होता है ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके आपके मेरिट्स होते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बेटर कंट्रोल होता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है मार्केट चेंजेस में। इसका डिमेरिट होता है कि डुप्लीकेशन होता है रिसोर्स का और हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये आपका कंबाइन करता है फंक्शनल और प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर को। एम्प्लॉयज़ क्या है, रिपोर्ट करते हैं अपने फंक्शनल मैनेजर को और प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों को ही। सो ये आपका कॉम्प्लेक्स और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। इसके मेरिट्स होते हैं कि बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाता है, एफिशिएंट यूज़ होता है रिसोर्सेज का। इसके डिमेरिट्स हैं कि कन्फ्यूजन होती है अथॉरिटी में, स्ट्रेस होता है डुअल रिपोर्टिंग की वजह से। सो कंक्लूजन, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। सो अगर हम राइट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चूज करेंगे तो वो बहुत ही असेंशियल होगा हमारे गोल्स को अचीव करने में, यानी कि हम अपने गोल्स को क्या है इफेक्टिवली अचीव कर पाएंगे और इंश्योर कर पाएंगे स्मूथ ऑपरेशंस को। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज प्लानिंग, एक्सप्लेन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है,
इसका क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो जब प्लानिंग है आपका, ये फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। इसका मतलब होता है कि हम डिसाइड कर रहे हैं एडवांस में कि हमें क्या करना है, कौन क्या करेगा, कब करना है और क्यों करना है, ठीक है। सो इसमें क्या सिंपल वर्ड्स में बोले अगर, तो प्लानिंग का मतलब होता है कि करने से पहले सोच लेना, यानी कि थिंकिंग बिफोर डूइंग। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो अपने गोल्स को अचीव करे एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज वे में। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि मान लीजिए अगर हम कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं, तो मैनेजर्स क्या है, पहले ही प्लान कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे में, फाइनेंस के बारे में, स्टाफ के बारे में और मार्केटिंग के बारे में। तो जो आपका गुड प्लानिंग होता है वो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है और क्लियर डायरेक्शन देता है वर्क को। नेचर ऑफ प्लानिंग, सो जो नेचर होती है प्लानिंग की वो एक्सप्लेन करती है उसके बेसिक फीचर्स को और कैसे ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी। सो प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग क्या आपकी हमेशा की जाती है ताकि हम अपने स्पेसिफिक गोल्स को अचीव कर पाएँ। बिना गोल्स के प्लानिंग क्या है, कोई मीनिंग नहीं रखती है। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग आपकी क्या है, सबसे पहले आती है मैनेजमेंट फंक्शंस में। जो और फंक्शंस होते हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, ये आपका डिपेंड करता है प्लानिंग पे। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। जो आपका प्लानिंग होता है ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं होता है, बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें जो प्लान्स हैं उनको चेंज करना पड़ता है हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस। प्लानिंग क्या करता है आपका, इन्वॉल्व करता है थिंकिंग को, एनालिसिस, फॉरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग को। इसमें हमें इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। प्लानिंग इज परवेजिव। सो प्लानिंग क्या है, रिक्वायर्ड होती है एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो टॉप हो, मिडिल हो या फिर लोअर लेवल्स हो। सो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, सो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लानिंग के, दैट आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज फोकस ऑन फ्यूचर। सो प्लानिंग क्यों की जाती है, प्लानिंग हमारे फ्यूचर के लिए की जाती है। ये मैनेजर्स को हेल्प करती है ताकि हम प्रिपेयर करें अपकमिंग चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के लिए। इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। सो प्लानिंग आपका इन्वॉल्व करता है कि हम बेस्ट ऑप्शन को चूज करें फ्रॉम द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि वो सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करें। सो रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। सो जब हम फॉरकास्ट कर लेते हैं फ्यूचर कंडीशंस को, तो प्लानिंग क्या है, हमें हेल्प करती है रिस्क को रिड्यूस करने में और अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने में बिजनेस में। प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या है, आपको क्लियर गाइडलाइंस देता है एम्प्लॉयज़ को कि उन्हें क्या करना है और उन्हें कैसे करना है। सो इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। जो प्रॉपर प्लानिंग होती है आपकी वो वेस्टम टाइप को अवॉइड करती है। मनी को जो अवॉइड होता है, मतलब जो वेस्टेज होता है मनी का, टाइम का, रिसोर्सेज का, उसको अवॉइड करती है, जिस वजह से क्या है ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। फैसिलिटेट्स कंट्रोल। जो प्लानिंग होती है वो आपके स्टैंडर्ड्स को सेट करती है परफॉर्मेंस के लिए। ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये मैनेजर्स को हेल्प करते हैं कि वो कंपेयर करें एक्चुअल रिजल्ट को विद द प्लान रिजल्ट। कंक्लूजन, जो आपका प्लानिंग होता है वो क्या होता है, फाउंडेशन होता है सक्सेसफुल मैनेजमेंट का। ये ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती है कि वो सिस्टमैटिकली वर्क करें, अपने गोल्स को एफिशिएंटली अचीव करें और फ्यूचर चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली फेस करें। बिना प्लानिंग के क्या है, जो आपका मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ है वो रैंडम और इनफेक्टिव बन जाती है। Now we will move to the next question. Define motivation. Explain any two theories of motivation. यानी कि मोटिवेशन क्या होता है और इसकी हमें कोई भी दो थ्योरीज बतानी है। सो मोटिवेशन इज द इनर फोर्स दैट एनकरेजेस अ पर्सन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे टू अचीव गोल्स। मोटिवेशन क्या होता है आपका, ये इनर फोर्स होता है क्योंकि किसी भी पर्सन को एनकरेज करता है कि वो एक पर्टिकुलर वे में एक्ट करे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सो ये जो प्रोसेस होता है आपका, ये स्टिमुलेट्स करता है, डायरेक्ट करता है और सस्टेन करता है ह्यूमन के बिहेवियर को। सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो मोटिवेशन क्या होता है आपका, रीज़न होता है कि क्यों पीपल, जो लोग होते हैं वो हार्डवर्क करते हैं, वो इंटरेस्ट दिखाते हैं उनके टास्क में और वो ट्राई करते हैं कि वो बेटरली परफॉर्म करें। सो जो मोटिवेशन होता है वो इंटरनल भी हो सकता है, जैसे कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, फिर एंजॉयमेंट हो गया, और एक्सटर्नल भी हो सकता है, जैसे कि सैलरी हो गई, रिवॉर्ड्स हो गए, प्रमोशन हो गया, फिर प्रेस हो गया। सो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है आपका, जो मोटिवेशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, क्योंकि जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, लॉयल होते हैं और अपने काम की तरफ कमिटेड होते हैं। Now we will look at the theories of motivation. So there are many theories of motivation. Here are two important theories. यानी कि थ्योरी, जो मोटिवेशन की थ्योरी होती है उनमें हमें बहुत सारी थ्योरीज देखने को मिलती है, बट जो मेन दो इंपॉर्टेंट है वो आपके, फर्स्ट इज मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। सो जो ये थ्योरी आपकी, ये आपकी अब्राहम मास्लो के द्वारा दी गई थी। अकॉर्डिंग टू मैस्लो जो ह्यूमन की नीड्स होती हैं वो आपकी एक फॉर्म ऑफ हायरार्की में अरेंज होती है, यानी कि लोअर लेवल नीड्स से हायर लेवल नीड्स तक एक जो पर्सन होता है वो ट्राई करता है कि अपनी लोअर नीड्स को पहले सेटिस्फाई करे,
जहाँ जब तक कि वो हायर नीड्स पे पहुँचता है। तो मैस्लो क्या है आपका, क्लासीफाई करता है ह्यूमन नीड्स को 5 लेवल में, यानी कि जो ह्यूमन की नीड्स हैं वो 5 लेवल में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स। सो ये क्या होती है, आपकी बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, रेस्ट हो गया। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी क्या होती है, हेल्प करती है एम्प्लॉय को इन सारे नीड्स को मीट करने में। सेफ्टी नीड्स, इसमें आपका इंक्लूड होता है जॉब सिक्योरिटी, सेफ वर्किंग कंडीशंस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। सोशल नीड्स में आपका आता है लव हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, बिलोंगिंगनेस एंड गुड रिलेशनशिप विद द कोवर्कर्स। एस्टीम नीड्स में आपका आता है, ये आपका रिस्पेक्ट इंक्लूड करता है, रिकॉग्निशन हो गया, स्टेटस हो गया, या फिर अप्रिसिएशन होता है गुड वर्क के लिए। फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सो ये आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड होती है, ये आपका रेफर करता है पर्सनल ग्रोथ की तरफ, क्रिएटिविटी एंड अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम एक बार अपना लोअर नीड को सेटिस्फाई कर लेते हैं तो ये आपका क्या है, ये नो लॉन्गर क्या है, मोटिवेट नहीं करती है पर्सन को। सो जो नेक्स्ट हायर नीड होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, once a lower level need is satisfied, it is no longer motivates the person and the next higher need become important. सेकेंड इज हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। जो आपकी ये थ्योरी आपकी प्रपोज की थी फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने। हर्सबर्ग आपके क्या है, ये बोलते हैं कि जो मोटिवेशन होती है और जॉब सेटिस्फैक्शन होती है वो आपकी दो डिफरेंट सेट ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला आपका हाइजीन फैक्टर, ये आपका इंक्लूड करता है सैलरी को, कंपनी पॉलिसीज, वर्किंग कंडीशंस, जॉब सिक्योरिटी एंड सुपरविजन को। अगर ये सारे फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं है तो एम्प्लॉयज़ क्या है, डिससेटिस्फाइड फील करते हैं। हाउएवर अगर इनकी प्रेजेंस है तो वो स्ट्रांगली मोटिवेट नहीं करता है एम्प्लॉयज़ को, बल्कि ये सिर्फ प्रिवेंट करता है डिससेटिस्फैक्शन को। सेकंड इज मोटिवेशनल फैक्टर्स, ये आपके इंक्लूड करते हैं अचीवमेंट हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। सो दीज फैक्टर एक्चुअली मोटिवेट एम्प्लॉयज़। ये फैक्टर्स क्या करते हैं, एक्चुअली एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं और उनमें जॉब सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सिर्फ फोकस नहीं करना चाहिए सैलरी और वर्किंग कंडीशंस पे, बट उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करनी चाहिए ग्रोथ के लिए और रिकॉग्निशन टू द ट्रूली मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। सो कंक्लूजन, मोटिवेशन क्या होता है आपका, असेंशियल होता है परफॉर्मेंस और गोल्स को अचीव करने के लिए, यानी कि परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए और गोल्स को अचीव करने के लिए। सो जो आपका मैस्लो की थ्योरी है वो फोकस करती है ह्यूमन की नीड्स पे, जबकि आपकी हर्सबर्ग की थ्योरी क्या करती है, एक्सप्लेन करती है कि क्यों लोग सेटिस्फाइड होते हैं और डिससेटिस्फाइड होते हैं वर्क में। सो जो दोनों थ्योरीज हैं वो मैनेजर्स को हेल्प करती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को अंडरस्टैंड करें, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करें और मोटिवेशन को इम्प्रूव करें ऑर्गेनाइजेशंस में। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।